मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए आपको ज़रूरत होगी टेक्स्ट बुक्स की रिवीजन की, जो आपने एफएससी या एफए में पढ़ी हैं। और इसके साथ ही अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं, तो ओ लेवल और ए लेवल में जो आपने बेसिक नॉलेज हासिल किया है और जो टॉपिक्स पढ़े हैं, वो ही आपके इसमें काम आएंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि मैथमेटिक्स के लिए आपको डेफिनेशंस और जनरल कंसेप्ट्स पता हों। आपने उनकी लंबी चौड़ी जो एक्सरसाइजेज हैं जिनमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। हर चैप्टर के शुरू में जो थ्योरी दी होती है वो, प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें और जनरल कंसेप्ट को जहन में बिठाएं। प्रूफ और रिलेशन को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद नहीं करना कि ये फार्मूला कैसे प्रूव हुआ है, आपको सिर्फ फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उन फार्मूलों की बेस पर कोई न्यूमेरिकल होगा जो आपसे पूछा जाएगा। और जाहिर है आपको वहाँ टाइम कम मिलता है, तो अमूमन छोटे क्वेश्चन ही टेस्ट में शामिल होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। की टू सक्सेस ये है कि आप मेमोराइज डेफिनेशन करें और फार्मूले आपको याद हों। फिर उसके साथ आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें, ताकि ये चीज़ें अप्लाई करने के काबिल हो सकें आप, और बेहतर परफॉर्म कर सकें टेस्ट में। दिस सेट ए बी इज, देखें इसमें ये एक सेट है ए बी, और ये किसी और सेट का मेंबर है, इस तरह से। तो अगर हम कहें कि ये सेट, इसमें एक मेंबर मौजूद है जो कि एक सेट है, ये सेट इस बड़े जो बाहर ब्रैकेट है उसमें सेट का एक मेंबर शो हो रहा है जो ये सर्कल के अंदर है।
इसलिए क्योंकि इसमें एक मेंबर मौजूद है इसलिए ये सिंगलटन सेट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If a is greater than 0, then function fx ax square plus bx plus c has minimum value at। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी -b/2a। क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड होगा पैराबोला इस तरह से, तो इसका मिनिमम पॉइंट ये है जो कि इक्वल होता है -b/2a के। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओनली वन ऑफ द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज 0। यानी कि इस इक्वेशन का की एक रूट 0 है और a 0 के इक्वल नहीं है। इफ तो आप ये देखें कि इसकी अगर एक रूट 0 है तो अगर हम कहें कि c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कंडीशन दूसरी भी लगा दें, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो ये ax प्लस बी। अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो एक रूट इसकी 0 आ गई है। इट्स मीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब अगर आप c को 0 नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और अगर आप b को 0 कर दें और c को 0 ना करें तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये होगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू -c। अब यहाँ से आप देखें कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सेम केस है इसमें, जब ये दोनों ही 0 ना हो तो वन रूट 0 होना ज़रूरी नहीं है। ये उसी केस में हो सकती है जब c इज इक्वल टू 0 हो और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो एग्जैक्टली वन रूट विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इज 2 माइनस आयोटा देन द अदर रूट इज, ये इक्वेशन है और एक रूट इसके इक्वल है। तो आप देखेंगे इसमें a तो आयोटा के इक्वल है और b है -2 इंटू 1 प्लस आयोटा और c की वैल्यू ये है। अब अगर एक रूट है अल्फा जो कि उसने दी है 2 माइनस आयोटा, दूसरी रूट बीटा हमने बतानी है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा, और बीटा हमने मालूम करना है। ये प्रोडक्ट इक्वल होगा c ओवर a, 2 माइनस आयोटा ओवर आयोटा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओवर a के इक्वल है। अब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा ओवर आयोटा, अब ये इधर से इसके नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा, ये इस साइड पर आकर नीचे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा, और 1 ओवर आयोटा इक्वल होता है माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट कंटेन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कौन सा नंबर नहीं आ सकता। देखिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है जो मल्टीप्लिकेशन से बनता है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32। तो अगर आप देखें कि इसमें कहीं पर भी जीरो आ रहा होता है, फर्ज के हम स्टार्ट में जीरो करते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर जीरो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, क्योंकि इसमें रेशो तो 2 है कि 2 से मल्टीप्लाई होकर हर नंबर आ रहा था। तो किसी जगह के ऊपर भी अगर जीरो आ जाएगा तो वो तो तमाम टर्म्स ही जीरो हो जाएंगे, इसलिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कभी जीरो नहीं आ सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विथ 3 डिफरेंट फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम मे बी यूज्ड।
3 डिफरेंट फ्लैग्स हैं और उनसे आपने बताना है कि कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं कितने भी यूज़ करके, यानी कि एक-एक फ्लैग भी यूज़ किया जा सकता है, 2-2 फ्लैग भी यूज़ किए जा सकते हैं, 3-3 फ्लैग भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इससे कितने सिग्नल्स दिए जा सकते हैं टोटल? तो देखें कि अगर हम कहें कि एक फ्लैग को यूज़ करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है 3 फ्लैग हैं, 3 वेज़ हो जाएँगे, 3 सिग्नल दिए जा सकते हैं। इसको अगर आप परम्यूटेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो 3p1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। और वैसे भी अगर आप फार्मूला ना भी यूज़ करना चाहें तो हमें मालूम है 3 फ्लैग हैं, 3 सिग्नल दिए जा सकते हैं कि कभी एक को यूज़ कर लें, फिर दूसरे को यूज़ कर लें, फिर तीसरे को। अब आते हैं कि दो दो के सिग्नल, तो दो दो के कम परमुटेशन हो जाएगी ये 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो दो दो फ्लैग यूज करके आप 6 सिग्नल्स दे सकते हैं। फिर तीनों फ्लैग यूज करके हम दे सकते हैं 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल हो गए 6 ये और 3 ये, टोटल 15 सिग्नल दिए जा सकते हैं 3 फ्लैग से इफ एनी नंबर ऑफ फ्लैग इज यूज। 3 dice are thrown simultaneously, find the probability to get greatest sum of dot। ग्रेटेस्ट सम ऑफ डॉट क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे लूडो के छक्के पर 6 नंबर्स होते हैं ये, और ग्रेटेस्ट नंबर है 6। अब 3 डाइसेस हैं तो इसका मतलब है अगर तीनों पर 6 आएगा तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, तो तीनों पर ही 6 आना चाहिए, तीनों डाइसेस पर 6 हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? ये एक इवेंट है तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी डिजायर्ड इवेंट 1 है। और सैंपल स्पेस क्या होगी? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये इक्वल है 216। तो probability that we get greatest sum of dots is 1 over 216। ये है आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 2 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू, पाई इक्वल होता है रेडियन के को कन्वर्ट करें डिग्री में तो 180 डिग्री, ये हो गया 2 इंटू 180 ओवर 3, 120 डिग्री इज द आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू, कॉस फंक्शन इवन फंक्शन है यानी कि माइनस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। क्योंकि अगर इसका ग्राफ भी आप देखें तो इसका ग्राफ इस तरह है, तो यहाँ नेगेटिव में भी वही वैल्यू है जो पॉजिटिव में है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स या माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Polynomial function will be linear function if degree is, पॉलिनोमियल फंक्शन लीनियर कब होगा? जब इसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन को देखें तो वो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें पावर एक्सपोनेंट 1 है यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 होगी तो ये लीनियर फंक्शन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। if fx is equal to x square minus 1 over x square then f of 1 over x, अब फंक्शन आपको दिया गया है ये, f of 1 over x बताएं, तो आप x की जगह पर 1 over x को रिप्लेस कर दें। अब जहां पर भी x आ रहा है उसकी जगह 1 over x कर दें।
अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² माइनस x², जो कि इक्वल है -x² प्लस 1/x², जिसको हम लिख सकते हैं -x² माइनस 1/x², जो कि इक्वल है -f(x). इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। The point at which curve y is equal to x² minus 4x plus 3 has gradient is equal to -2। तो y आपके पास है x² माइनस 4x प्लस 3 और इसका ग्रेडियंट यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू -2 है। तो यहाँ से डेरिवेटिव लें इसका, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये इक्वल होगा -2 के। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। अब 4 को इस साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो x आपके पास आ गया 1। अब y एवेल्यूएट करें तो x की वैल्यू आप इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 3, जो कि इक्वल आ रहा है 0 के। तो y 0 हो गया, तो ये आंसर आ गया आपके पास, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। dy by dx इज इक्वल टू x² प्लस 12 इज, सोल्यूशन बताना है इसका। तो इसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो इसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ x4 प्लस 12 इज इक्वल टू x5/5 प्लस 12x प्लस c। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इफ 3, 5 इज a midpoint of this point and this point, दो पॉइंट दिए हैं 5 and a and b and 7, और मिड इनका मिड पॉइंट है 3, 5, ये इनका मिड पॉइंट है। तो इस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं आप, तो ये हो जाएगा 5 प्लस b/2 और a प्लस 7/2, ये मिड पॉइंट है। इसमें x के इक्वल यानी कि 5 प्लस b/2 इज इक्वल टू 3, ये x इस x के इक्वल, और अब ये y इस y के इक्वल, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में जो x और y कोऑर्डिनेट है वो यही होने चाहिए, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से 5 प्लस b इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 1। इधर से आपके पास आ गया 7 इज इक्वल टू 10 एंड a इज इक्वल टू 3। तो a और b बताना था हमने, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, दो लाइनें आपको दी गई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप इन्हें समल्टेनियस इक्वेशन के तौर पर ट्रीट कर लें। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं और आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, तो आप इन दोनों को समल्टेनियस इक्वेशन के तौर पर सॉल्व करें और एक्स वाई की वैल्यू मालूम करें। तो हम ये दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगी 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये इसके नीचे रखें और माइनस कर दें, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसे माइनस करें तो ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आप ऑप्शन में देखें, 6 सिर्फ ऑप्शन ए में है,
तो एक्चुअली आंसर हमें मालूम हो चुका है क्योंकि 6 किसी और में नहीं है, लेकिन हम यहाँ से y भी मालूम कर लेते हैं। तो y के लिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट करें, y इज इक्वल टू -18। आप देखिए ये ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि इसका पॉइंट बन गया ये 6, x की वैल्यू और y की वैल्यू -18, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, आपको इक्वेशन दी गई है, अब इसकी स्लोप मालूम करनी है। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसे कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगी 5y इज इक्वल टू -4x माइनस 6, यहाँ से y इज इक्वल टू -4/5x माइनस 6/5। अब इस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करें तो ये है इसकी स्लोप m इज इक्वल टू -4/5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगी x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 3, यहाँ से आप 2 कॉमन लें तो x प्लस 3, और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आता है, x प्लस 2 is equal to 0. Now x plus 3 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. x is equal to -3 and x is equal to -2. तो इसका आंसर है -2 -3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। Find the vertex of the parabola. y is equal to -2x square प्लस 12। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू है -2 और b इसमें 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर b 0 है, इसलिए x का कॉफिशेंट 0 होने की वजह से x ख़त्म हो गया और c की वैल्यू आपके पास है 12 और b इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इक्वल होता है -b/2a। तो माइनस, क्योंकि b की वैल्यू 0 है इसलिए x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये x के इक्वल है। ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। अब y मालूम करें तो x को अगर हम 0 रखें तो y इज इक्वल टू 12 आता है, इसलिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। देयर आर 2 bells. First bell rings after every 8 seconds and second bell rings after every 10 seconds. If both rings together now, then how many times both will ring together in 1 hour? देखें, एक बेल हर 8 सेकंड के बाद रिंग देती है, दूसरी बेल हर 10 सेकंड के बाद बेल देती है। तो देखें, ये इस टाइम दोनों इकट्ठी स्टार्ट लिया है इन्होंने, और 1 घंटे में हमने काउंट करके बताना है कि कितनी मरतबा ये इकट्ठी बेल करेंगी, यानी कि दोनों एट ए टाइम बेल करें। तो इसका ये होता है कि जो टाइम दिया हुआ है इसका आप एलसीएम ले लें, एक है 10, दूसरा 8, तो इनका एलसीएम बनता है 40, क्योंकि 40 को 8 भी डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है। तो एवरी 40 सेकंड के बाद दोनों इकट्ठी बेल करेंगे। देखें किस तरह, 10 सेकंड पर ये बेल 1 है, ये बेल 2 है, 10 सेकंड पर इसने बेल किया, 8 सेकंड पर इसने बेल किया, फिर ये 20 पर करेगी और ये 16 पर, फिर ये 30 पर, फिर ये 24 पर, ये 40 पर बेल करेगी और ये 32 पर, लेकिन 32 के बाद ये 40 पर इसने फिर बेल करना है। तो आप देखें कि ये 40 पर दोनों इकट्ठी बेल कर रही होंगी। बेशक
ये 4 टाइम बेल करेगी और ये 1 2 3 4 5 टाइम करेगी। लेकिन हमारा कंसर्न इससे नहीं है कि कितने टाइम्स वो इंडिविजुअली करती हैं, हमारा कंसर्न इस बात से है कि इकट्ठी कितनी दफा बेल करती हैं। तो 40 सेकंड पर ये दोनों बेल करती हैं, हर 40 सेकंड के बाद ये दोबारा इकट्ठी होंगी। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हैं? 60 इंटू 60, 1 घंटे में 3600 सेकंड है। तो हमने बताना है कितनी दफा इकट्ठा बेल करेंगी, तो हम इसको 40 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 90 टाइम। 90 टाइम ये इकट्ठा बेल करेंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इज ब्रेथ बाय 4 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है और ये इसकी विड्थ है और विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है इसकी लेंथ। इफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84, इसका पेरीमीटर है 84, लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है हमें। तो आप देखें इधर भी W और इधर W+4। पेरीमीटर है बाउंड्री की लेंथ, तो ये हो गया W+4 प्लस W+4, ये हो गया पेरीमीटर जो कि 84 है। तो यहाँ से 4W प्लस 8 इज इक्वल टू 84, देन 4W इज इक्वल टू 84 माइनस 8 76, और W इज इक्वल टू 76/4 19। तो विड्थ तो इसकी है 19, पहले हमने लेंथ बतानी है फिर ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इसकी आ गई आपके पास 19। अब इसकी हमने लेंथ बतानी है, लेंथ 4 ज्यादा है, तो लेंथ इक्वल हो गई 19 प्लस 4 इज इक्वल टू 23। तो इसका आंसर होगा 23 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इसकी है 19, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। For fx is equal to x square plus px plus 1. If fx is equal to 3, then find the value of p. अब हमें फंक्शन दिया गया है fx is equal to x square plus px plus 1. fx is equal to 3, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 रखी जाए तो ये 3 के इक्वल आता है। इट्स मीन f of 3 is equal to 3 square प्लस p इंटू 3 प्लस 1, और ये इक्वल होगा 3 के, यानी कि 9 प्लस 1 प्लस 3p इज इक्वल टू 3। तो 3p इज इक्वल टू 3 माइनस 10 और p इज इक्वल टू -7/3, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया।